आप जितनी तारीफें कर रहे थे मुझे लग रहा है वो नहीं कहते यार बंदा अच्छा था कि आप खबर तक जाते हैं, खबर निकाल कर लाते हैं। हम आपकी निकाली हुई खबर जो है उस पर बकबक कर लेते हैं तो हो जाता है। कुछ अच्छे एंकर्स हैं, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बड़ी तादाद में एंकर्स हैं, बहुत कम चैनल की नौकरी में जो नहीं कह सकते और आप कहना चाहते हैं वो यूट्यूब पर आप कह सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ तारिक मतीन साहब हैं। तारिक मतीन साहब से आज थोड़ी सी गपशप करनी है। वो गपशप ये है कि जब एंकर पाकिस्तान में खबरें पढ़ने वाले ना पैद थे तो उस वक्त तारिक मतीन साहब को हम जियो टीवी पे देखते थे और बड़े हैरान कुन थे इनके अल्फाज और इनकी लफाजी जिस तरह थी, और आज भी माशाल्लाह कमाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते थे। और टॉप के चैनल्स में एंकरिंग के बाद वो यूट्यूबर कैसे बने, इस पर हम इनसे बात करना चाहते हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले ये सवाल कि एंकर से आप यूट्यूबर कैसे बने, वो जवाब देने से पहले आप इतना अच्छा बोल कैसे लेते हैं? अच्छा, आपको लगता है ये मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ? ये तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया है और आपको लगता है आपकी मोहब्बत है। बाकी मेरा ख्याल है कि आप बहुत से दोस्त जितना अच्छा बोलते हैं कमोबेश उतना अच्छा मैं बोलने की कोशिश कर लेता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को तो एज ये है ना कि आप खबर तक जाते हैं, खबर निकाल कर लाते हैं। हम आपकी निकाली हुई खबर जो है उस पर बकबक कर लेते हैं तो हो जाता है। बाकी अगर ये कुछ किसी को अच्छा लगता है तो वो कुछ शायद असातिज़ा ने सिखाया, कुछ शायद घर का माहौल था। वो इकबाल ने कहा था ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो कुछ घर का माहौल था, कुछ शायद असातिज़ा का सिखाया हुआ था, कुछ सोहबत थी दोस्तों की। ये डिबेट की और इतनी अच्छी माशाल्लाह मेमोरी कब से शुरू हुई? मतलब जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी गए, उस वक्त ये आपको शौक था बात करने का, बात का बतंगड़ बनाने का, या एंकर बनने के बाद ये शुरू हुआ? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि मुझे मेरे बड़े बताते हैं कि जिस वक्त की मेरे जहन में वो याददाश्तें अब नहीं हैं तब से थी। बहुत बोलना और बहुत बोलने के अलावा बहस करना, हर चीज़ पर बहस करना, और ये शुरू से था सिलसिला, तो वो मैं करता था। और ग्रेड 3 में था तो अब्बा मरहूम ने कोटरी में स्कूल था हमारा, तो वहाँ एक तकरीर लिखवा के याद करवा दी थी जो मैंने सिंधी में की थी, और वो स्टेज पे खड़े होकर तकरीर की थी, याद करवा दी गई और मैंने वो तकरीर की और उस तकरीर पे मुझे पहला इनाम मिल गया। अच्छा, मैं सबसे नहीं बोल सकता। सबसे पहली तकरीर आपकी जो मशहूर हुई वो सिंधी ज़बान की थी? मशहूर क्या, मतलब स्कूल का स्पीच कंपटीशन था और उसमें मैंने तकरीर की और उस पर मुझे पहला इनाम मिला। और सिंधी आपको बोलना और लिखना नहीं? मैं सिंधी बहुत बुरी बोलूँगा, अगर बोलूँगा मतलब थोड़ी बहुत शायद कोशिश कर लूँगा। और हाँ, स्कूल के दिनों तक बहुत बेहतर थी। फिर स्कूल के बाद कॉलेज वगैरह, उससे डिस्कनेक्शन आ गया बीच में। उस डिस्कनेक्ट के बाद दुबई चले गए जियो की वजह से, वहाँ रहे, वापस आए तो लाहौर चले गए। फिर मैं पंजाबी दे विच गाल करन लग पिया। अच्छा पता, हाँ अच्छा, गाल तो गाली को कहते हैं। खैर वो शुरू हो गया, हाँ गल करन लग पिया, ठीक है ना। तो पंजाबी जो है वो मैंने किसी हद तक सीख ली। मैंने पंजाबी में गाना भी लिखा भी रिसेंटली। अच्छा। वो जो दिल विचों गाला, बल्कि नहीं, मैं उसके बोल भी कुछ गलत कर रहा हूँ। ये जो इंडिया पाकिस्तान जंग थी, जी जी, इस जंग पर ना मुंह ते चढ़ना मारांगे नाल नाल बह के, जी जी, ठीक है, तो वो मैंने लिखा। और वो चूंकि पैरोडी थी ना, तो पैरोडी लिखना जरा आसान होता है, तो पंजाबी लिख भी ली। तकरीर की ग्रेड 3 में इनाम मिल गया। अब्बा की डेथ हो गई, ग्रेड 4 में थे। फिर उसके बाद ये शौक तो पैदा हो चुका था। फिर स्कूल में तकारीर की और तकरीरी मुकाबले जितने थे सब में हिस्सा लिया। तो हमदर्द असेंबली भी की, हमदर्द नौनिहाल असेंबली। ग्रेड 6 में किसी जगह पीटीवी पे एंकर को देखकर ये फैसला कर लिया था कि ये काम करना है। अच्छा, खबरें पढ़ने वाला। तो उसके लिए मैट्रिक के दिन थे, कोई क्विज कंपटीशन था और हम पीटीवी मधु किए गए, स्कूल्स जो मधु किए जाते हैं, तो उसमें एक छोटी सी स्पीच करनी थी पीटीवी के उस प्रोग्राम में। अच्छा। और ऑडियंस में बैठना था, क्विज कंपटीशन था। तो उस कंपटीशन के लिए पीटीवी गए तो मैं पीटीवी के कॉरिडोर्स में से पूछता हुआ उन बच्चों में से उठ गया, और अनजान, मतलब स्कूल के बच्चे तो टीचर्स बिठाते हैं गिनती करके, बाहर मत निकला, मैं नजर चुरा के निकल गया। और वो मैं जब देखिए, मैं गलती अभी पंजाब में रहा सिंधी बोलने की, तो मैं गलतियां भी बड़ी कर जाता हूँ ना, मैं नजर चुरा के कर रहा हूँ, मैं बच बचा के निकल गया। नजर चुराना अलग होता है, तो गलतियां भी बहुत करता हूँ।
बच बचा के निकल गया और निकल के मैं पहुंच गया न्यूज़ रूम, और वहाँ पहुंच के मैंने कहा उनसे मुझे खबरें पढ़नी है। अब 9-10 के दिन, और वो बच्चा ज़रा वो देखने लगे, स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा बेटा खबरें पढ़नी है? तो खबरें तो बेटा बड़े पढ़ते हैं, आप तो बच्चे हैं अभी। तो मैंने कहा पढ़ लूँगा। तो उन्होंने कहा बेटा बड़े हो जाओगे तो फिर आना, और उन्होंने कहा कि आ जाना, यहीं आना, लेकिन बड़े हो जाओगे फिर आना। उसके बाद कॉलेज के दिनों में तकरीरी मुकाबले पूरे पाकिस्तान में, अच्छा, मतलब क्या पेशावर, क्या रिसालपुर, क्या लाहौर, पूरे पाकिस्तान में तकरीरी मुकाबले हुए, इस्लामाबाद वगैरह, वहाँ आप जाते रहे? सब चलता रहा। पूरे कराची में तकरीरी मुकाबले, विन करते रहे, हारते रहे, जीतते रहे। फिर बज़्म तलबा रेडियो पाकिस्तान, वहाँ गए एक बार, वहाँ तहरीरी मुकाबले होते थे। 60 सेकंड की एक तहरीर लिखी आपने और उस मुकाबले में हिस्सा लिया। तो बुशरा ख्वाजा हमारी प्रोड्यूसर थी, बुशरा बाजी वो थी, उनके साथ रुखसाना नाज, दाद मोहम्मद, ये हमारी प्रोड्यूसर थी। तो उन मुकाबलों में ज़रा सा हिस्सा लिया, और महमूद गजनवी साहब कराची यूनिवर्सिटी वाले, वो उसके जज होते थे। उन मुकाबलों में भी हिस्सा लेने ऐसे गया कि रेडियो गया, मैंने कहा खबरें पढ़नी है। उन्होंने कहा बेटा अभी आप कॉलेज यूनिफॉर्म में बड़े खबरें पढ़ते हैं, आप बज़्म तलबा चले जाए। उन्होंने भेजा, मैं बज़्म तलबा चला गया। उन्होंने कहा ये मुकाबले होते हैं हमारे यहाँ, आ जाओ, बैठ जाओ, 1000 रुपये इनाम मिलता है जीतने। मैंने जाके तकरीर कर दी, जो लिखी हुई तकरीर थी मेरे पास, तहरीर के तौर पर वो तकरीर कर दी। तो उसमें ये हुआ कि जीते बीते नहीं, लेकिन बज़्म तलबा में जाने लगे। दूसरा तीसरा मुकाबला था बज़्म तलबा का, तो निकला वहाँ से लाइन में से, और रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ रूम में पहुँच गया, खबरें पढ़नी। अच्छा, उन्होंने कहा जाओ ऑडिशन दे दो। उन्होंने ऑडिशन के लिए कहा। बीकॉम पार्ट 2 के दिन थे, और ग्रेजुएशन के दिनों में मैंने ऑडिशन दिया और रेडियो पे खबरें पढ़ना शुरू कर दी। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई साहब जिस रोज़ शहीद किए गए, उस रोज़ यानी शहर में हालात ख़राब थे, और मैं गुलबर्ग में, हमारी रिहाइश थी गुलबर्ग ब्लॉक 12 में, वहाँ से निकल कर न जाने किस तरह मैं रेडियो पहुँच गया, कॉलेज स्टूडेंट, और ख़बरें पढ़ी मैंने। और वो खबरें पढ़ने के लिए बैठ गया, हाथ से लिखी हुई खबरें होती थी। अब हैंड राइटिंग किसी और की पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो 5 से 6 पेजेस आपको बहुत पहले से मिल जाते हैं, ताकि आप उनमें रवानी हासिल कर लें, अच्छा रट्टा मार लें उनका। तो वो कर लिया, और करके बैठे रेडियो पाकिस्तान में जाके। वो बड़ा टिपिकल रेडियो का जो स्टूडियो है, उसे एक बड़ा सा माइक ऊपर से, जिस तरह के ये स्टैंड्स होते हैं ना, इस तरह के, तो इसी तरह का एक स्टैंड, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा भारी भरकम इक्विपमेंट रेडियो का। तो वो ऊपर से ड्रॉप होता हुआ माइक वो लगा हुआ, और हम बैठ गए जाके, और वो बाकायदा एक मश्क करके गया था कि थोड़ी सी उस कॉलेज वाले बच्चे की आवाज़ ज़रा बड़ी लगे ना। ये रेडियो पाकिस्तान कराची है, शाम के 7:30 बजे हैं, तारिक मतीन से उर्दू में मकामी खबरें सुनिए। अच्छा, तो ये बाकायदा प्रैक्टिस कर रखी थी, जाके खबरें पढ़ी, वो बड़ी पसंद की गई। उन्होंने कहा जी अब आप खबरें पढ़ेंगे, और मैंने खबरें पढ़ना शुरू कर दी रेडियो पे। कुछ अरसे बाद इंडस किया, टीवी पे आ गए, इंडस से जियो, फिर उसके बाद आपके सामने। तो ये टॉप के चैनल्स में, यानी कि जियो में जाने के लिए, जियो तो चूंकि बाद में आया इंडस के भी, तो कैसे आपको वहाँ चुना गया? अच्छा, जो इंडस था उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। रेडियो चल रहा था, मैं बीकॉम के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पाकिस्तान, ICMAP, यहाँ एडमिशन लेकर पढ़ रहा था। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया था, और इंडस न्यूज़ जो है वो इंडस विजन पे आती थी खबरें, न्यूज़ चैनल लॉन्च नहीं हुआ था। तो वहाँ देखा तो कहा यहाँ ट्राई करनी है, PTV तो फिर बाद में कर लेंगे कोशिश, और ज़रा उसकी स्क्रीन भी प्राइवेट चैनल की अच्छी लगती थी ना, तो PTV ज़रा बोरिंग सा। तो इंडस के लिए मैंने टेलीफोन इंक्वायरी 17 से नंबर लिया इंडस का। उन्होंने नंबर दिया और मैंने फ़ोन किया इंडस, ऑपरेटर ने उठाया। तो मैंने कहा जी गज़नफ़र अली खान साहब से बात करनी है। उन्होंने कहा जी आप कौन, कहाँ से? अब वो चैनल के मालिक से कोई भी उठा के चेयरमैन से बात करेगा। मैंने कहा जी तारिक मतीन रेडियो पाकिस्तान से। अच्छा, उन्हें लगा पता नहीं कोई इंपॉर्टेंट बंदा है। उन्होंने फ़ोन गज़नफ़र साहब को मिला दिया। आवाज़ आई हेलो, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, गज़नफ़र अली खान साहब बात करें? उन्होंने जी। मैंने कहा जी मैं तारिक मतीन बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैंने कहा जी रेडियो पाकिस्तान से। जी मतीन साहब। मैंने सर मुझे खबरें पढ़नी है। उन्होंने फ़ौरन, मैं कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप इनसे बात करें। तो उन्होंने अपनी असिस्टेंट को ट्रांसफ़र किया, असिस्टेंट ने कहा आ जाए। मैं पहुँच गया, ऑडिशन दिया, हो गया, और उस रोज़ रात की 9 बजे के खबरनामे के बाद जो बिजनेस न्यूज़ थी वो मैंने रिकॉर्ड करवा दी। अच्छा, ज़बरदस्त। ऑडिशन उसी वक्त रिकॉर्डिंग करवाई और हो गया, और शुरू हो गया सिलसिला। तो मैं इंडस पे खबरें पढ़ने लगा। जियो जब ट्रेनिंग के दिन थे, आवारी टावर्स में ट्रेनिंग चल रही थी जी।
तो आमिर लियाकत मरहूम वो जियो के पहले न्यूज़ एंकर थे और वो ऑडिशन वगैरह के मामला देख रहे थे। वहाँ पर रिहर्सल्स चल रही थी। अजहर अब्बास साहब जियो के डायरेक्टर न्यूज़, ये तमाम लोग ऑडिशंस ले रहे थे। मैं ऑडिशन देने गया और मैंने प्रॉम्प्टर पढ़ा और मेरा ख्याल में बहुत अच्छा नहीं पढ़ सका था प्रॉम्प्टर, यानी कुछ शायद मेरी नज़र का भी इशू था। मैं खबरें पढ़ते हुए चश्मा लगाता हूँ, तो वो भी था और साथ में कुछ लाइट वगैरह ऐसे पड़ रही थी प्रॉम्प्टर पे कि उसकी वजह से एक आध हिस्से में ग्लो था। तो वो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं पढ़ सका, ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी विल लेट यू नो, जिसका मतलब होता है निकलें। तो इंडस हो गया। जब इंडस हुआ तो उन्हें लगा कि तो अच्छी खबरें पढ़ रहा है, तो जियो से फिर रब्ता किया गया। मैं गया, उन्होंने कहा जी ऑडिशन भी देना होगा। मैंने ऑडिशन वगैरह दिया और हो गया और मैं जियो का हिस्सा बन गया। फिर सफ़र आपके सामने है। तो ये सहाफ़त में या एंकरिंग में कोई ख़ानदान, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई दोस्त था? कोई भी नहीं। ये सिर्फ आपका ज़ाती एक शौक़ था जाने का? वो जो स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें थी और उसकी वजह से अच्छा लगने लगा था कि आपको बोलते हुए कुछ लोग सुनते हैं, तो ये शौक़ पैदा हो गया था। तो उस शौक़ की वजह से सब कुछ हुआ और शुरू हो गया। आपका सवाल बुनियादी तौर पर यह था कि आपने यूट्यूबिंग जो है वो शुरू कर दी, सहाफ़त लेकिन इस सवाल से पहले एक पॉपुलर सवाल चल रहा है, अगर आप सहाफ़ी ना होते तो क्या होता है? अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो क्या होता, तो मेरे जहन में और अब्बा हुजूर के जहन में भी था। तो हालांकि मैं पढ़ने आईसी में चला गया था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं तब भी, बाद में भी कोशिश करता, मुझे अब भी बड़ा उसमें अट्रैक्शन नजर आती है, वकील होता। अच्छा, तो वकील कैसे, क्या खास बात थी कि लोगों को खिदमत का शौक था, कानून की तशरीह करने का शौक था, क्या उसमें वकालत में? अच्छा, एक तो वकालत में अट्रैक्शन नजर आती थी। जितना हम ड्रामों में या फिल्मों में देखते थे वकील, तो आर्ग्यूमेंट से जीतना और फिर तकरीरें शुरू कर दी थी, मुबाहिसे शुरू कर दिए थे, तो इसलिए भी ये शौक़ पैदा हुआ। फिर डिबेट्स के दिनों में जो स्टूडेंट अदालत लगती है और उसको बाकायदा रिहर्स किया जाता है और फिर आप मुकदमा वकीलों की तरह वहाँ पे खड़े होकर लड़ते हैं, तो वो भी हमने कर रखा था। तो इस वजह से ये शौक़ पैदा हो चुका था और मुझे लगता था कि मैं वकील बन जाऊँगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ और कर लूँगा। तो ये अगर मैं ना होता तो मैं वकील होता। तो फिर यूट्यूबर कैसे बन गए? क्योंकि आजकल जो असल कमी है, आपने देखा, वैसे जो हमारे आपके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, वजी सानी के नज़रियात अपनी जगह पर, लेकिन जब उसकी खबरें सुनते हैं, पहले किसी ज़माने में जब सुनते थे आपको स्क्रीन के ऊपर, तो कभी दिल नहीं चाहता था कि आप स्क्रीन से हट के स्क्रीन चेंज कर लें, क्योंकि वक्त हालात के हिसाब से टेम्पो, आवाज़ की और उसके बाद खबर की, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके सामने कोई लिखी हुई आ जाए, आपने खुद भी हालात वाक़यात की तशरीह करनी होती है। तो आपके बाद अगर कोई मुझे अच्छा लगा, पिछले चाहे वो ईरान और इसराइल का इशू चल रहा है उस पर, या पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा था, उसमें वजी सानी को सुन के मैं हैरान रह गया कि वाकई आजकल के ज़माने में भी कोई ऐसे एंकर हैं, लेकिन दूसरे चैनल में तो ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अब सवाल इसमें क्या है, वजी की तारीफ या वजी की क्वालिटीज बयान करनी है? नहीं, हाँ, क्वालिटी ये है कि आजकल एंकर्स की जो किल्लत है, स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, सीखते नहीं। अच्छा, वैसे आजकल भी मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ एंकर्स जो हैं वो मेरा ये ख्याल है कि पढ़ते भी हैं और अच्छे भी हैं। जैसे मोहम्मद जुनैद हैं जियो के, अच्छे एंकर हैं। इसी तरह से उबैदुल्लाह सिद्दीकी हैं ARY पर, अच्छे एंकर हैं। सैयद फैसल करीम, अब मुझे नहीं पता, मैंने बहुत अर्सा हो गया देखा कि फैसल अब न्यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा, तो सैयद फैसल करीम बहुत अच्छे एंकर हैं। तो कुछ एंकर्स हैं जो बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको मज़ा आता है उनको सुन के। स्पेशली उबैदुल्लाह सिद्दीकी, उनकी आवाज़, उतार चढ़ाव, ग्रिप और मैनरिज्म होता है। जो सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, वो अभी आशूरा का दिन आने वाले हैं, तो आशूरा कवर कर रहे होंगे एंकर्स, या एंकर्स जो है वो कवर कर रहे हों बम धमाका, या एंकर कवर कर रहे हों कोई पॉलिटिकल गैदरिंग या इलेक्शन ट्रांसमिशन। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज से अवेयर हों आप, उस इशू से अवेयर हों, तो वो ग्रिप मुझे उबैदुल्लाह सिद्दीकी में बड़ी अच्छी नजर आती है। पहले मुझे जवाद अहमद सिद्दीकी में बहुत ज़बरदस्त नजर आते थे। मतलब मुझे जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स में सबसे अच्छे एंकर्स लगे, उनमें मैं हमेशा नंबर 1 पे रेट करता था अपने बाद आने वालों में, जूनियर्स में, जवाद अहमद सिद्दीकी को। ज़बरदस्त एंकर, ज़बरदस्त। तो अब खैर वो कनाडा चले गए, वहाँ पर वो सहाफ़त की सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन वंडरफुल एंकर। उबैदुल्लाह सिद्दीकी जो है
जाहिर है कि सीखने का मरहला जारी रहता है, आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है, बट बहुत अच्छे एंकर हैं। फैसल करीम बहुत अच्छे एंकर हैं, मोहम्मद जुनैद जी के बहुत अच्छे एंकर हैं। कई दफ़ा मुझे एक चीज़ जुनैद में कम नज़र आती है, वो ये कि वो इशू जो शायद जुनैद के पॉलिटिकल नज़रियात से मैं किसी हद तक वाकिफ़ हूँ, जियो के लोगों के भी पॉलिटिकल नज़रियात से हम किसी हद तक वाकिफ़ हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ उन पॉलिटिकल नज़रियात से मुताबिकत रखती हुई बात आएगी तो एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और होगा, और अगर उनके खिलाफ कुछ बात आ जाएगी तो एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो वो फ़र्क नज़र आता है, उसको वो ओवरकम कर लें तो अच्छी बात है, वरना बहुत अच्छे एंकर है मोहम्मद जुनैद भी। तो ये है, कुछ अच्छे एंकर्स हैं। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बड़ी तादाद में एंकर्स जो हैं वो बहुत निकम्मे हैं। सवाल का भी नहीं पता होता कि उनको सवाल करना क्या है, हालात वाक़यात क्या है, चल क्या रहा है, किस मामले में बात करनी है। अब मैं आपको बता दूं ना कि सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है, ज़ख़ीरा अल्फाज सब्जेक्ट का होता है और मैनरिज्म होता है उस सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट की ऑडियंस खास तौर पे बड़े इन्हिमाक के साथ सुनती है। जैसे अब मैं नाम नहीं लेता, एक फीमेल एंकर थी हमारे साथ एक अदद चैनल में, वहां मामला आया मुहर्रम की खबरों का। तो मुहर्रम की खबरें पढ़ते हुए उन्होंने प्रॉम्प्टर क्या होता है सामने लिखा हुआ है, तो कई दफा हम मिलते जुलते लफ्जों को गलत पढ़ जाते हैं, क्योंकि ये उस लफ्ज को हमने यहां देखा, वो यहां गया, दिमाग में प्रोसेस हुआ और यहां से अदा हुआ, ये होता है ना। तो उन एंकर के साथ क्या हुआ कि उन्होंने पढ़ा इस वक्त अजादार जंजीर और रेंजर मिलता जुलता है, इस वक्त अजादार रेंजर जनी कर रहे हैं, जंजीर जनी कर रहे हैं की जगह रेंजर जनी कर रहे हैं, पढ़ दिया। तुमको कहा गया कि मतलब ये तो अहले तशय्यो, इतना बड़ा मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है हमारे यहाँ, यह आपने क्या किया, तो यह आपने गलती कर दी है, अब आपसे मुहर्रम रिलेटेड खबरें नहीं पढ़वाई जाएंगी। उन्होंने कहा क्यों? तो कहा गया देखिए लफ्जों का एक तकद्दुस होता है, आपको उस तकद्दुस का और सब्जेक्ट लैंग्वेज का आइडिया नहीं है तो आपसे नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा मुझे लफ्जों का तकद्दुस पता है, मैं करके दिखाऊंगी, ये कैसे कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है वो सूफी मोहम्मद का इशू चल रहा था। जी तो केपी में, हाँ, उन्होंने ये किया कि मौलाना सूफी मोहम्मद की खबरें चल रही थी, बहुत ज़्यादा चलती थी उन दिनों में, सवात में तालिबान आ गए, फजलुल्लाह उनका दामाद था, तो उन खातून ने खबरें पढ़ते हुए कहा मौलाना सूफी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्होंने पढ़ दिया। तो उनसे कहा गया ये क्या किया है, वो मतलब उनको हटाया, ब्रेक लिया, वापस आए, बुलेटिन खत्म हुआ, उनको बुला लिया, ये क्या किया। उन्होंने आपने कहा था लफ्जों का तकद्दुस होता है, तो देखिए कि मेरे लफ्जों का तकद्दुस वो ख्याल रखा है। तो उनसे कहा गया बीबी ऐसे नहीं करते, ये आपने क्या बेवकूफ़ी की है, रहमतुल्लाह अलैह जो है वो लफ्जी मानों को छोड़ दे, इस्तेमाल है मरहूमीन के साथ, बिल्कुल, तो ये नहीं करते। तो आप एंकरिंग से या सहाफ़त से यूट्यूबर कैसे बन गए, ये बड़ा एक सवाल है। अच्छा देखिए, एक चैनल दूसरा चैनल, ये चीज़ें चल रही थी, मैं एक चैनल में था, वहाँ मेरी उस चैनल में मेरी एक अदर लड़ाई हो गई। चैनल के मालिक आजकल एक वजीर हैं, उन्होंने मुझे कहा भी यार ना जा छोड़कर, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी चैनल में कुछ लोगों से अनबन सी हो गई, मैंने कहा मैं छोड़कर जा रहा हूँ, और मैं चला गया छोड़कर, मैंने वो इस्तीफ़ा दे दिया। तो फिर उसके बाद कुछ जिस जगह मैं जा रहा था वो मेरा एक साबका चैनल था, उन्होंने कहा था आ जाओ, और फिर उन्होंने कहा नहीं यार फाइनेंशियल क्रंच वगैरह ये वो हालात बहुत बुरे, तो यूँ समझ लीजिए कि मैं कोई जो तनख्वाह ले रहा था उन्होंने मुझे उसका 10% ऑफर किया कि फाइनेंशियल क्रंच आ गया, अगर तुम पहले ले रहे थे 100 रुपये तो अब 10 रुपये ले लो और काम कर लो। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैंने उनको इनकार कर दिया और कुछ वक्त के लिए मैं जॉबलेस रहा। अच्छा, इस जॉबलेस रहने के दिनों में मैंने यूट्यूब शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी, और आइडिया भी नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, और आपको ट्रैफिक में आने के लिए जो मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उस पर आप इनिशियली काम करेंगे, उस जगह भी जिस जॉनरा में आपको काम करना है उस जॉनरा के मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पे आप काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों की समझ ही नहीं थी, एल्गोरिथम वगैरह ये वो कुछ भी नहीं पता था, तो उल्टा सीधा यूट्यूब किया कुछ दिन, और इन्हीं दिनों में एक कंप्रोमाइज्ड सैलरी पर एक चैनल ज्वाइन कर लिया। वो चैनल जो था, उस चैनल में जनरल फैज साहब थे, उस चैनल में आफ्ताब इकबाल साहब थे, एजेंसीज वगैरह थी, काफ़ी कुछ था। वो चैनल ज्वाइन कर लिया, बाद में बंद भी हो गया, मलिक रियाज ने ख़रीद के बंद कर दिया आप न्यूज़।
आप न्यूज़ के बंद होने की जो स्टोरी थी वो मैंने यूट्यूब पर की, और वो स्टोरी सिक्सर लगा और मेरा चैनल उसी रोज, अच्छा उससे पहले वो मोनेटाइज होने के बिल्कुल करीब था, मोनेटाइज हो गया, डॉलर साइन आ गया और अब आप एलिजिबल हैं कि आप अपने यूट्यूब से पैसे कमा सकेंगे। तो ये हुआ उन्हीं दिनों में। आपको वो मेरी फैमिली में जो मेडिकल इमरजेंसी उसका अंदाजा है, उस मेडिकल इमरजेंसी ने फिर मुझे कभी नौकरी नहीं करने दी, क्योंकि अभी जब हम ये बात कर रहे हैं ना, मैं 2 से 3 बार उठ के गया, तो वो मेडिकल इमरजेंसी मुझे अलाउ नहीं करती कि अब मैं घर से 6, 7, 8 घंटे नौकरी वाले उसके लिए जा सकूं। कई बार आप नौकरी कर रहे हैं, यानी मुझे एक चैनल ने कराची में बेस्ड, कराची के बिल्कुल सेंटर में बेस्ड एक चैनल है, जहाँ एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने उनकी गैलरी में लेट के फायरिंग की कवरेज वगैरह की थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि हफ्ते के आखिर के 3 दिन 8 बजे का शो आप ज्वाइन कर लें, और उन्होंने एक अमाउंट बताई। अच्छा, अमाउंट भी मुनासिब थी, और 8 बजे का शो हफ्ते के आखिर के 3 दिन कर लिया जाए, नथिंग लाइक इट, ज़बरदस्त कर लेते हैं। और ये जो फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी, इसके साथ ये सोचा भी जा सकता था कि कर लिया जाए, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन थे, कुछ घंटों के लिए बात थी, प्रोग्राम है, तो मैं ज्वाइन कर लेता। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आपके लिए कहीं से इनकार हो गया है, तो आपको नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हुआ ये कि उससे ज़रा सा पहले मैं कराची आ चुका था। उस चैनल में मेरे बेतहाशा दोस्त हैं। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त ने मॉर्निंग शो छोड़ा और वो अपनी कुछ मसरूफियात में लग गया, तो उस चैनल ने मुझे बुलाया और कहा कि मॉर्निंग शो आप शुरू कर दें, इनको ज्वाइन, इनकी जगह अब आप आ जाएं। तो पैसों की बात हुई, पैसे मेरी मर्जी के बहुत मुनासिब थे। मॉर्निंग शो तो इसका मतलब है कि अगेन मैं शायद कर भी पाता। अच्छा, उन दिनों में ये फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई भी नहीं थी, तो मैं ज्वाइन कर सकता था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको यूट्यूब बंद करना होगा। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब बंद नहीं करना, इसके लिए बड़ी मेहनत की है, इसको बनाया है, वक्त दिया है, एनर्जीज दी हैं, और कई दफ़ा प्रेशर भी बर्दाश्त किया है। तो मैंने कहा ये नहीं। तो यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती है जिसमें आपका गुजारा हो जाता है, और यूट्यूब पे चूंकि खबरें आप बराह रास्त देते हैं तो जिम्मेदार भी खुद ही होते हैं, तो किसी का दबाव तो आता ही होगा। अच्छा, इनकम कितनी हो जाती है? इनकम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। कई महीनों में जो बेस्ट करियर सैलरी थी उसके बराबर, कई महीनों में उससे कहीं बेहतर, कभी और उससे थोड़ी कम भी, ये सब चलता रहता है। आजकल कुछ दोस्तों की मेहरबानी है या कुछ और है कि फॉर सम रीज़न, वो रीज़न मैं अभी तक, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो फायरवॉल वाली कहानी थी, फायरवॉल हमसे अभी तक लगी नहीं है, हमने उसके अलावा कोई तिगड़म लड़ा लिया है तो व्यूज़ बहुत डाउन हो गए, ठीक है, या हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पे कुछ लोगों का इंटरेस्ट वगैरह चेंज हुआ है तो व्यूज़ बहुत डाउन हुए, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है इनकम का सिलसिला। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब होता है, तो वो इनकम तो ठीक है, और कई दफ़ा बहुत अच्छी भी हो जाती है। फिर आपने जो प्रेशर की बात की, तो मुझे प्रेशर कब, कहाँ, कितना आया, चले मैं आपको 2-3 इंसिडेंट है वो बता देता हूँ। एक बार एक हाजिर सर्विस जनरल थे, उनके हवाले से मैंने एक स्टोरी की, और वो स्टोरी जो थी मैंने एक जगह फ़ोन करके जहाँ से उसको कंफर्म करना चाहिए था वहाँ से कंफर्म की, तो उन्होंने कहा कि ना हम इसको डिनाई करेंगे ना हम इसको कंफर्म करेंगे। तो इसका मतलब है कि ठीक है, मेरी खबर, मुझे ये पता चला। उन्होंने कहा कि आप अपने तौर पर जो हमारा रिएक्शन बताना चाहते हैं आप बता दें, और हमें इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना। और ये उनका रिएक्शन था कि ना हम इसको डिनाई करेंगे ना कंफर्म करेंगे। और मैंने वो हाजिर सर्विस जनरल साहब की उस वक्त की जो स्टोरी थी, वो ये आपसे कोई समझ लीजिए कि 5 साल पुरानी बात है, मैंने वो स्टोरी कर दी। और ये हम जनरल आसिम सलीम बाजवा की बात नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने वो स्टोरी कर दी, उसके बाद मैं अपने काम के सिलसिले में मसरूफ़ हो गया और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था। तो हुआ ये कि मैंने अपना फ़ोन कुछ देर बाद उठाया, तो हम स्टूडियो में काम करने वालों को आदत होती है, आपका भी अपने फ़ोन बंद किया तो वो आदत होती है फ़ोन साइलेंट पे रखने की, तो फ़ोन मेरा साइलेंट भी होता था। मैंने देखा तो ढेरों कॉल्स, और जो ISPR का डिपार्टमेंट है वहाँ से कॉल्स, और एक और साहब थे वो एक और हिस्से से थे, दोनों ने फ़ोन करके राब्ता किया कि आपकी ये स्टोरी गलत है। मैंने कहा जी मैंने इस पर ये काम किया था, ये चीज़ें की थी, और मेरी मालूमात थी कि मेरी स्टोरी ठीक है। तो उनमें से एक साहब ने बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि क्या आप इसको डिलीट कर सकते हैं? तो मैंने कहा कर दूंगा। मैंने कहा जब आप इतने अच्छे अंदाज में कहेंगे तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो कहने प्लीज़ कर दें। तो मैंने वो डिलीट कर दी।
तो ये पहला प्रेशर। अच्छा, वो वहां से रिक्वेस्ट भी बड़ी मजे की होती ना, तो ये पहला प्रेशर था, ये आया। फिर उसके बाद मैंने एक कारोबारी शख्सियत है और ये मलिक रियाज नहीं है, उनके बारे में एक स्टोरी की, तो उनकी तरफ से मुझे आया कि आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपकी ऐसी की तैसी, आपने ये क्या किया और यूं कर देंगे, फलाना कर देंगे। मैंने कहा भेज दें, तो उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। अच्छा, वो मुकम्मल तौर पर उस मामले में गलत थे, लेकिन फिर भी वो चढ़ के आ रहे थे हमला करने के अंदाज में। तो हमारे एक सहाफ़ियों के बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनसे हम ऐसे मामलात में, वकील साहब, उनसे रब्ता कर लेते। मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा आपने उनसे जो बात की थी उस वक्त तक आपको लीगल नोटिस आ गया था? मैंने कहा नहीं। मैंने वो तो उन्होंने फ़ोन करके समझाने, बुझाने, डराने की कोशिश की थी, बकवास कर रहे थे। कहने लगे लीगल नोटिस अब आ गया। मैंने कहा हाँ आ गया। कहने लगे कहाँ आया? मैंने कहा व्हाट्सएप पे आया। हंसने लगे, कहने लगे आपने व्हाट्सएप का सीन ब्लू टिक ऑन कर रखा है? मैंने कहा नहीं। कहने उनको नहीं पता कि आपने लीगल नोटिस देख लिया? मैंने कहा। कहने आपने उसके आने का कोई रिप्लाई किया? मैंने कहा नहीं। कहने लगे लानत भेजा, आपको मिले ही नहीं। कहने लीगल, आप तो अदालत कवर करते हैं। कहने लीगल नोटिस का तरीका यह है कि आपको रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कुछ नहीं होता। आप पहली बार में कहेंगे नहीं जाना, मुझे मिला ही नहीं। कहले और ये व्हाट्सएप पे कौन सा लीगल नोटिस होता है? कहले बकवास है। तो कहले भूल जाए। मैंने कहा वो कह रहे हैं ये जो साहब हैं वो धमकियां देते हो, ये भी कह रहे हैं कि स्टोरी डाउन करें वरना यूं कर देंगे, फलाना कर देंगे। कहले आपको डाउन करनी है कर दें, नहीं करनी ना करें, छोड़ दें, कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं नया नया था ना वो सिलसिला, मैं जरा मोहतात था, तो मैंने कहा वो यूं कर लें, वो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहने लगे देखिए अदालत में जाने पर आप तो सहाफ़ी हैं, तो आपका तो काम यही कि आप पब्लिक के सामने आते हैं, प्रॉब्लम किसको होगी? मैंने कहा उनको होगी। तो कहने नहीं जाएंगे वो अदालत, चिल करें, और वो नहीं गए। ये दूसरा था। इमरान रियाज के मामले पर मुझसे एक बार राब्ता किया गया, एक साहब ने राब्ता किया और उन्होंने कहा इमरान रियाज की बात करना छोड़ दें। मैं, इमरान रियाज लापता था, मैं उस पर मुसलसल बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा यार आप हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब कोई मुश्किल पैदा करता है तो उसके लिए जो कुछ किया जाता है वो करेंगे अब आप। तो कहेंगे नहीं यार आप भाई हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमरान रियाज की भी बात करना छोड़ दें। तो मैंने दोबारा कहा नहीं। कहने देख लें। तो मैंने कहा देख लिया। तो वो चाय पे आए हुए थे, वो चाय पिए बगैर उठ के चले गए। यंग, क्वाइट यंग, मैं यानी अगर मैं कहूँ कि छोटे भाइयों की तरह, तो इस तरह की एज में, लेकिन वो उठ के चले गए कि अगर आप ये बात नहीं मान रहे तो मैं जा रहा हूँ। वो कुट्टी नहीं होते, नाराज रहते, वो चले गए। मैंने कहा ओके चले गए। तो इसमें सोशल मीडिया पे, चूंकि ये वीडियो लंबी भी हो रही है, सोशल मीडिया पे लोग तासुर देते हैं कि आजकल का जिस तरह लोग कंटेंट रखते हैं फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे, वो तो ठीक ठाक चलता है, यानी कि उनका मंजन बिकता है। लेकिन अगर कोई सीरियस बात करना चाहे खबरों से मुतालिक, जो कोई फॉर्मल मीडिया में, अखबारों में, टीवी पर नज़र नहीं आती, लेकिन आप सोशल मीडिया के जरिए रखते हैं दुनिया के सामने, तो उसका इतना म्यार नहीं है। म्यार से मुराद ये है कि उसका इतना फ्यूचर नहीं है जितना फैमिली व्लॉगिंग वाले जो है वो लोगों के घरों में घर किए हुए हैं। तो मैं ये क्यों नहीं कर रहा, आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, ये करना भी नहीं चाहिए। उस पर राय क्या है मेरी? अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जो फैमिली व्लॉगिंग वाला कंटेंट है ना, उसमें बात चीजें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं की जाती। हमारे यहाँ जो फैमिली व्लॉगिंग वाला कंटेंट है वो बड़ा लुच्चर सा, बड़ा सती सा है। लुच्चर भी शायद उसके लिए एक अजीब वर्ड हो जाएगा, बड़ा सती सा है, ना सर ना पैर, बिला वजह बस रोजाना बिला वजह व्लॉगिंग करनी है। तो इस तरह का कंटेंट है। और देखिए, हम आमतौर पे अपने घरों में क्या देखते हैं, यानी हमारे घरों की जो खवातीन हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेगमात, बेटियां वगैरह, अपने घरों में इजी होते हैं ना, यानी उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है घर के अंदर या नहीं लिया हुआ, कैसे लिया हुआ, ये आम पाकिस्तानी घरानों में ऐसे होता है। तो वो अपने घर पर हैं, उस अंदाज में वो अपने घर पर है, वो दुनिया के सामने ऐसे नहीं आते। इन फैमिली व्लॉगर्स ने अपने घरों की उन खवातीन को भी उस अंदाज में, जिस अंदाज में वो कंफर्टेबल घर पर हैं, उस अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर दिया है और वो लिहाज खत्म कर दिया। अब वो किचन में काम कर रही हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनके बदन का कौन सा एंगल क्या नजर आ रहा है, वो तमाम चीजें छोड़ छाड़ के वो लग गए उस पे कि दिखाओ, जो है दिखाओ, सब डाल दो और मतलब मस्तियां करो, हक करो, बाजू हमाइल करो, न जाने क्या कुछ करो। गालिबन काशान या शायान नाम एक नौजवान का, वो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा पैरोडी का कंटेंट बनाते रहे।
उन्होंने एक बार बताया, कहने लगे कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के किसी इशू पर एक वीडियो कर रहा था और वो बड़े हिट हैं, तो कहने लगे कि मैंने डार्क ग्लासेस लगाए हुए थे और गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरे उन ब्लैक ग्लासेस में जब वो मैंने वीडियो पोस्ट कर दी तो किसी ने कमेंट किया हुआ कि 3 मिनट 23 सेकंड चश्मे में इसकी वाइफ को देख लो, इसके चश्मे में इसकी वाइफ को देख लो। वो कहने लगे यार मैं खुद गया उस जगह मैंने पॉज करके देखा तो मेरी वाइफ जो पैसेंजर सीट पे साथ बैठी थी, गाड़ी में बैठ के वीडियो कर रहे थे, तो कहने लगे वो मुंह पे मास्क लगा के कोविड का और हिजाब लेके बैठी हुई थी, उसमें भी ये जो देखने वाले हैं ये इतने लुच्चर हैं, इतने कमीने हैं कि ये लगे होते कि देख लो इसकी वाइफ को, देख फोकस था। ठीक है, आप कभी ये काम कीजिएगा, ये तो यूट्यूब वगैरह बाद में आया, गूगल पे जाएं, google.com खुलेगा, जो सर्च बार है उस पर आप क्लिक करें और फर्ज करें कि आपने, अब मैं किसी सहाफी का नाम लेते रुक गया, किसी भी एक सहाफी का, लेकिन आप उस सहाफी का नाम रख लें तजम्मुल चौधरी, ठीक है, अब कोई भी किसी भी सहाफी का नाम हो सकता है, आप वो नाम खुद रख लें, उस जगह जो सहाफी है हकीकतन उसका नाम लिखें। आप जैसे उसका नाम लिखेंगे तो आगे आपको ना नीचे जो ऑप्शंस खोलेंगे जो लोगों ने सर्च कर रखा है उसमें होगा वाइफ, डॉटर, लोग ऐसे देखते हैं। तो हमारे यहाँ गालिबन हम दुनिया में पॉर्न देखने वालों में दूसरे नंबर पे आए थे शायद कुछ अर्सा पहले किसी रिपोर्ट में। तो हमारे यहाँ लोग जो है वो न जाने किस तरह, किस दिमाग के साथ कहाँ से देखते हैं कंटेंट, मेरी समझ में नहीं आता। तो वो आपको सहाफ़ी का नाम लिखने पे उसमें जो हिस्ट्री में चीज़ें आ रही होंगी कि लोगों ने क्या क्या गूगल कर रखा है, उसमें वाइफ, डॉटर, ये नज़र आ रहा होगा कि लोग ये करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि ड्यूटी से यूट्यूबर होना बेहतर है? अगर उस तरह की ड्यूटी जो जर्नलिज्म में, एंकरिंग में करनी है, उससे बेहतर आपको यूट्यूबिंग या यूट्यूब पे बैठ के प्रोग्राम करना बेहतर लगता है? नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों की अपनी अपनी जगह हैं। हाँ, इस लिहाज से बेहतर है कि आप चैनल की नौकरी में जो नहीं कह सकते और आप कहना चाहते हैं वो यूट्यूब पर आप कह सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है। और यही आजकल के हालात में नेगेटिव भी है कि जो आप कहना चाहते हैं आप कह देते हैं, तो उसके बाद आपको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है, वो किसी को बहुत ज्यादा गिरा गुजर सकता है। तो यही जो पॉजिटिव है यही एट द सेम टाइम नेगेटिव भी बन जाता है। बिल्कुल ताकि आपका बेहद शुक्रिया। वैसे बहुत सारी बातें आपसे जानी मजाक में, आपका शुक्रिया। और यकीनन हमारे दोस्त जो आपको जानना चाहते होंगे कि आप यूट्यूबर कैसे बने, क्योंकि आज भी अगर कहीं जाते हैं तो आपको यूट्यूबर कम, आपको टीवी पे लोगों ने ज़्यादा देखा, ज़्यादा टाइम देखा, बल्कि कई जगह हम साथ गए तो लोगों ने तारीफ़ की कि आपको फलां स्क्रीन पे देखते थे और बड़े शौक से देखते थे, आपके अल्फाज और उससे सीखते थे कि अदायगी कैसे करनी है। तो बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया। आप जितनी तारीफ़ें कर रहे थे मुझे लग रहा है वो नहीं कहते यार बंदा अच्छा था। नहीं, माशाल्लाह आप अच्छे हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।